मैं बार बार ये कहता हूं कि इस्लाम कहता है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो तुम्हारे ऊपर खाना हराम है। क्या ये बात अरब के लोग नहीं जानते? क्या ये अरब देश के लोग नहीं देख रहे? इतना आज फ्रांस ने कह दिया। फ्रांस ने तो अपनी जगह दे दी दूतावास खोलने के लिए फिलिस्तीन की। फ्रांस और ब्रिटेन ने और कनाडा ने ये कह दिया कि हम आपको जगह दे रहे हैं, आप आकर के यहाँ पे दूतावास खोलिए। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ये वो कंट्रियां हैं, जब यूएनओ में वोट हो रहा था फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाने के लिए, तो ये अमेरिका के साथ उन्होंने वोट किया था, फिलिस्तीन के खिलाफ वोट किया था। 147 कंट्री तो पहले ही मान्यता दे चुकी है। ये वो 6 कंट्रियों में से 4 कंट्री, कनाडा, ब्राजील, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 4 कंट्रियां वो हैं जो अमेरिका के साथ उस वक्त खड़ी थी। लेकिन आज उसमें से 4 निकल गई, अब केवल इजराइल और अमेरिका बचा रह गया है। कि हमास को तो हथियार वैसे नहीं डालना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि अगर हमारे वहाँ हथियार डाल दिए गए होते और हौसले पस्त हो गए होते इसी तरह से सबके, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, तो हमारा मुल्क भी कभी भी आजाद नहीं होता। ईरान तो कभी नहीं कहा कि हमको इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बना दो। टर्की कह रहा है, जो जिसके अंदर सलाहियत नहीं है वो लीडर बनना चाह रहा है, और जिसके अंदर सलाहियत है वो कुछ नहीं बोल रहा है। वो सबको मिला जुला करके, जिस तरह से एक मुर्गी अपने सारे अंडों को मिला करके उसमें से बच्चा जन्माती है, आज खामेनेई साहब पूरे अरब वर्ल्ड को इकट्ठा करके ओआईसी की बास्केट में बैठाले हुए हैं। हमारी नीयत साफ है, क्लियर कर दूं। हमारी नीयत क्या है कि बेकसूर लोगों का कत्ल न किया जाए, उन्हें न मारा जाए, चाहे वो इधर के हो या उधर के हो, फिलिस्तीन के हो या इजराइल के हो। अगर आज इजराइल के लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं कई जगहों पे, तो मैं उस पर खुश नहीं हूं, बिल्कुल खुश नहीं हूं, नहीं खुश होना चाहिए। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? नेतन्याहू। और अगर नेतन्याहू जिम्मेदार है तो फिर वहां के अवाम को चाहिए कि ऐसे प्रधानमंत्री का तख्ता पलट कर दे। इसके अलावा तो कोई चारा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। बहरहाल अब वो क्या करेंगे वो जानेंगे। लेकिन मैं शुरुआत जो है वो एडवोकेट रेशमा साहिबा ही से मैं चाहता हूं कि करूं, क्योंकि वहां पे आप देखिए जिस तरह से खवातीन के साथ जुल्म ज्यादती का बाजार गर्म है, जिस तरह की तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं, क्या क्या महसूस कर रही हैं आप? इतने दिन से सुन रही हैं, और ये कि अब हथियार डाल दें हमास, क्या आपको लग रहा है? और हालांकि हमास ने साफ कर दिया कि जब तक फिलिस्तीन आजाद नहीं होगा ये कोई ख्वाब न देखे कि मैं हथियार रख दूंगा। क्या कहेंगे इस पे? जी अस्सलाम वालेकुम। और जी सभी एमएनसी व्यूअर्स को मेरा आदाब। और शुरुआती दिनों से ही मैं इससे जुड़ी हुई हूँ, और जो आपका सवाल है उस पर तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि हमास को तो हथियार वैसे नहीं डालना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि अगर हमारे वहाँ हथियार डाल दिए गए होते और हौसले पस्त हो गए होते इसी तरह से सबके, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, तो हमारा मुल्क भी कभी भी आज़ाद नहीं होता। तो फ़लस्तीन का जो जब से मैं सुन रही हूँ शुरुआती दिनों से, तो दिली तौर से हम लोग इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से मैंने भी ख्वाहिश, सच बातें ज़ाहिर करी कि मैं कुछ अपनी बात भी कह सकूं। तो मेरे ख्याल से तो ये डिमांड बिल्कुल भी गलत है, और हालांकि हमास नहीं करेगा ऐसा, ये आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसने भी काफ़ी कुछ खोया है, जिस तरह से फ़लस्तीन में लोगों ने खोया है, उसी तरह से हमास ने भी काफ़ी कुछ अपने सोल्जर्स को खोया है। और हमास कोई आतंकवादी तो है नहीं, ना ही डिक्लेयर किया गया है कि वो टेररिस्ट है, किसी ने भी डिक्लेयर नहीं किया है, हमारी सरकार ने भी डिक्लेयर नहीं किया है कि वो टेररिस्ट है कुछ, क्योंकि वो तो इलेक्टेड है ना, इलेक्टेड हो के आया है। तो इस तरह से खुलेआम उसको आतंकवादी कहना, या ये कि वो हथियार डाल दे, हमास के ऊपर हर तरह का दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि हमास हर चीज़ पे राज़ी हो जाता है, लेकिन बावजूद उसके भी किसी भी तरह से सीज़फायर नहीं हो पा रहा है नेतन्याहू की वजह से। अगर नेतन्याहू चाहें तो सीज़फायर हो जाएगा। हाँ, हमास ने एक काम आज ज़रूर किया है, जिस तरह से वही टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी, जैसे कि पॉलिसी क्या बल्कि ये हकीकत भी है एक तरह से, कि जिस तरह से जब गज़ा में खाने के लिए कुछ है ही नहीं,
वो भी भूखे पेट लड़ रहे हैं और उनके पास भी कुछ खाने को नहीं है, जो उनपे बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि हमास मदद की गाड़ियां लूट रहा है और तमाम तरह के इसी तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तो इसलिए हमास ने एक जो उनके पास कैप्टिव्स हैं, अब कितने हैं क्या है ये तो अभी किसी को भी नहीं मालूम है, लेकिन हाँ एक फोटो जारी किया है, वीडियो जारी किया है, जिसमें ये दिखाया है कि जिस तरह से गजा के लोग जिन हालातों से गुजर रहे हैं, उसी तरह से जो आपके भी जो भी प्रिजनर्स थे हमारे पास, कैप्टिव हैं हमारे पास, तो उनको भी हम कहाँ से खाने को देंगे जब हमारे पास ही खाने को नहीं है, तो फिर हम उनको भी खाने को नहीं दे सकते हैं। तो ये काम अच्छा ही किया एक तरह से। तो दिल्ली तौर से जी हम लोग इससे बिल्कुल, जुड़े हैं, शुरू से ही देख रहे हैं इस चीज नहीं नहीं को। बिल्कुल, और बहुत बहुत सही बात यहाँ पे एक तजिए के तौर पर कही है कि सवाल ये है कि जब पूरा गाजा भुखमरी का शिकार है और वहाँ के हालात जो है वो नागुफ्ता बे हैं, तो जाहिर है कि जो कैदी हैं वो भी मुतासिर होंगे, वो भी प्रभावित होंगे। ऐसा तो नहीं है कि उन्हें सब कुछ मिलेगा। और फिर सवाल ये है कि वहाँ जो आईडीएफ है, कल फजील साहब ने बताया कि वहां पानी नहीं, खाना नहीं, वो भाग रहे हैं वहां से, वो बेहोश हो रहे हैं, वो गिर जा रहे हैं भूख की वजह से, प्यास की वजह से, क्योंकि उनके पास चीजें नहीं पहुंच रही। तो फिर इसमें कसूर हमास का कैसे होगी? लेकिन फजील साहब, मैं इस पे आऊंगा और आप अपने तौर पे शुरू कीजिएगा, जहां से आपको लगे। नहीं तो आप कह दे कि मैं कहना तो ये चाहता था, लेकिन अब यहां से तो ऐसा नहीं है। आप जहां से कहना चाहते हैं वहीं से कहिएगा। लेकिन बहुत बड़ी बात आज आई है, रूस के सलामती काउंसिल के जो वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने ट्रंप को धमकी दी कि सिर्फ मोसाद के पास तुम्हारे अय्याशी के वीडियोस नहीं है। इसका क्या मतलब है? क्या इसके, मैं इस पे जो है वो जानना चाहूंगा कि ये जो चीजें आई हैं जिस तरह के, क्या कैसे इसको आप देखेंगे? पहले आप अपना बता दीजिएगा, उसके बाद मैं चाहूंगा कि इस पे बहुत, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, अनम्यूट कर ले। हाँ, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि आप सलमा बहन जैसे लोगों को स्टेज पर ले आ रहे, और बहुत कम शब्दों में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। और हम लोग तो चाहते हैं कि इस तरह से और भी प्रवक्ता हमारे आए, राजनीति करें, राजनीति बोले चाले, और बोलने चालने से ही राजनीति होती है और तभी मैं सीखता है इंसान। सबको, फजील साहब, मैं सबको आप आज फिर कह रहा हूं, जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिनको लग रहा है कि हम कुछ कहना चाहते हैं, ये प्लेटफॉर्म उनके लिए है। मैं उन्हें इनवाइट करूंगा बारी बारी से, और एक वो बात कहें हम अपनी जोड़ना बात। चाह रहे हैं इसमें मुमताज भाई, कि ये ठीक है कि आज सलमा बहन ने हिम्मत करके आई कैमरे के सामने। बहुत से लोग हैं जो बहनें हमारी हैं, देखिए हमें अपनी बहनों को आगे बढ़ाना है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है, सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं, आवाम और देश की भी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। हम लोग अकेले नहीं लड़ सकते। और एक चीज बताएं आपसे, एडवोकेट रेशमा है, एडवोकेट रेशमा, जी वो जी वो वैसे भी रेशमा है लड़ी ना, रहे एडवोकेट। जी 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 जी। जी, कोई नहीं। एक ना मुमताज भाई, ट्विटर पे आजकल चल रहा है ग्रुप डिस्कशन। हम ये चाह रहे हैं कि एक आप ट्विटर पर एक ग्रुप डिस्कशन के लिए एक पूरा लोगों को, जितने लोग भी बोलना चाहते हैं उसमें आमंत्रित कीजिए। हम लोग भी रहेंगे उसमें 1 घंटा किसी भी टाइम, आप दिन में या शाम को ट्विटर पर, क्योंकि बहुत से लोग जैसे कैमरे पर तुरंत आने में हिचकिचाते हैं, तो धीरे धीरे बोलना वो ट्विटर पे सीखेंगे, फिर वो धीरे धीरे कैमरे के सामने भी आएंगे, और फिर धीरे धीरे हमारे पास मुझे लगता है कि 400-500 प्रवक्ताओं की पूरे देश भर से फौज हो जाएगी। और देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले महिलाओं को ही कार्यकर्ता बनाया, और वहीं से वो आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ के आदमी तो सब बिजी हैं, सब लोग कमाने खाने चले जाते हैं, महिलाएं घर में खाली रहती हैं, तो उनको इकट्ठा करना या उनसे काम लेना आसान होता है। हालांकि आसान उनके साथ भी नहीं है, बच्चे हैं, फैमिली है, घर है, खाना है, सफाई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ऐसी महिलाओं को निकालना है जो थोड़ा घरेलू कामों से थोड़ा दुनियात, मतलब दुनियात में और दीनियात में तो कर ही रही, दुनियात में भी थोड़ा सा हिस्सेदारी चाहिए। क्योंकि सिर्फ जी आदमी के पास 2 काम होते हैं, एक तो कमाना भी होता है,
और दूसरा अरे सोशल वर्क भी करना पड़ता है। पटेल साहब, हम भटक महिलाएं जाएंगे हमारे यहाँ थोड़ा। 4-5 घंटा तो खाली रहती हैं। तो जी जी वो जो है एक ट्विटर बिल्कुल। पर एक ग्रुप बना करके एक ग्रुप डिस्कशन शुरू किया जाए। जी, अब हम जी आते हैं जी जी मुद्दे पर। जी जी बहुत बड़ा आज कम से कम 5 लाख लोगों का तेल अवीव में प्रदर्शन हुआ। जबरदस्त प्रदर्शन। वहां की मीडिया नहीं दिखा रही, लेकिन दुनिया भर की मीडिया दिखा रही है उसको। और इतना बड़ा प्रदर्शन कि आज नेतन्याहू काफी हिल गए होंगे, आप देख भी रहे हैं कितना बड़ा प्रदर्शन है। और दूसरा प्रदर्शन सिडनी में हुआ, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी में, और वहां भी बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। आज इजराइल के अंदर मैंने यही बात कहा ना कि दुनिया में लोकतंत्र दुनिया में सबसे खराब दौर से गुजर रहा है, जहां विपक्ष को खत्म किया जाता है, जहां विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है, जहां पे मीडिया को दबाया जाता है, जुडिशरी को दबाया जाता है, तमाम जो एजेंसियां हैं उनको दबाव बनाया जाता है। इसलिए विपक्ष लोकतंत्र दुनिया के सबसे खराब दौर से इस वक्त गुजर रहा है। पूरी दुनिया में जो जहां बैठ गया वो वहां से हटने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि वो सारी लोकतंत्र के सारे पिलर्स को वो रिप्लेस कर दे रहा है अपने राजशाही अंदाज से। कहने को लोकतंत्र है, लेकिन काम राजशाही अंदाज से हो रहा है। तो ये मेरा आज जिस तरह की इजराइल के अंदर घटना हो रही है, आपने कहा कि गजा में इतने कत्ल हो गए, 60,000 65,000 का फिगर पहुंचने वाला है, और अगर हम 47 से जोड़ दें आज तक तो 5-6 लाख से ऊपर का फिगर पहुंच रहा है। हम तो बस एक ही आदमी के कत्ल की दुआ मांगते हैं, वो है नेतन्याहू। यदि एक आदमी का कत्ल हो गया होता तो आज इतने कत्ल नहीं होते, ना तो इजरायली मरते ना फिलिस्तीनी मरते। और कैसे नेतन्याहू आज अरब देशों को ऐसे धमका रहे थे जैसे हेडमास्टर बच्चों को धमकाता है, क्या सीधे बैठे रहो नहीं तो अभी ठीक कर देंगे, और चुपचाप वो सुन लिए, कोई रिएक्शन नहीं, नहीं। फजील साहब, ये जो है ना, मैं थोड़ा सा इसके खिलाफ हूँ। मतलब मुझे कि यहाँ से हम कहें कि किसी को कत्ल कर दें, किसी को कहें कि नहीं, हम ये कत्ल थोड़ा सा करने के मुझे, लिए नहीं कह रहे, अगर ऐसा हो हाँ, जाता तो नहीं मैं नहीं, कह रहा हूं। सियासी, देखिए सियासी तौर पे जरूर वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं कि 7 अक्टूबर 2023 से, उससे पहले उन पे भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा इल्जाम है, उन पे रिश्वतखोरी का बहुत बड़ा इल्जाम है, उन पे उनकी अहलिया की, उनकी पत्नी की सारी जायदाद जब्त हो गई। तो वो देखिए ऐसे मुमताज सियासी भाई, मर्डर उनका हमारे है, कहने से होगा। सुनिए हम बता रहे हैं, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन एक पेशन गोई होती है। हम कह रहे हैं जिस तरह से आप, यही हाल अफगानिस्तान के अंदर था, तालिबानों ने क्या किया उनके साथ, यही हाल अफगानिस्तान के अंदर हुआ, फिर सद्दाम हुसैन साहब के हुआ, यासिर अराफात। इन सारे कुर्बानियों की वजह कौन है और उसका अंजाम क्या है? कातिल का अंतिम अंत क्या होता है ये बताइए। किसी दुनिया के किसी भी हिटलर का क्या हुआ, मेसोलोनी का क्या हुआ, तो इनका भी वही होगा, और निश्चित रूप से होगा। और दुनिया की किसी की जरूरत नहीं है, वो तो यहूदी ही करेंगे, क्योंकि जिस हालात में इसराइल को उन्होंने पहुंचा दिया है, नेतन्याहू का अब कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना आज फ्रांस ने कह दिया, फ्रांस ने तो अपनी जगह दे दी दूतावास खोलने के लिए फिलिस्तीन की, फ्रांस और ब्रिटेन ने और कनाडा ने ये कह दिया कि हम आपको जगह दे रहे हैं, आप आकर के यहाँ पे दूतावास खोलिए। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ये वो कंट्रियां हैं, जब यूएनओ में वोट हो रहा था फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाने के लिए, तो ये अमेरिका के साथ उन्होंने वोट किया था, फिलिस्तीन के खिलाफ वोट किया था। 147 कंट्री तो पहले ही मान्यता दे चुकी है। ये वो 6 कंट्रियों में से 4 कंट्री, कनाडा, ब्राजील, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 4 कंट्रियां वो हैं जो अमेरिका के साथ उस वक्त खड़ी थी, लेकिन आज उसमें से 4 निकल गई, अब केवल इजराइल और अमेरिका बचा रह गया है। जो हालात मैं बार बार ये कहता हूं कि इस्लाम कहता है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो तुम्हारे ऊपर खाना हराम है। क्या ये बात अरब के लोग नहीं जानते? क्या ये अरब देश के लोग नहीं देख रहे? चलिए भारत, पाकिस्तान, बाकी दुनिया के लोग तो दूर हैं, उनकी जिम्मेदारी थोड़ा कम है, लेकिन जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी तो बहुत है ना। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बोतल में कुछ अनाज भर करके समुद्र में डाला गया और लिख दिया एक पर्ची उस पर, मेरे भाई इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं, हमें माफ कर देना। कितनी बड़ी अपील उस इंसान ने की, जो बोतल में कुछ गेहूं के दाने या आटे के दाने या जो भी खाने का सामान रखा होगा, उस बोतल में डाल करके वो समुद्र में बहवा रहा था,
और ये कह रहा था, उस पर लिख दिया उसने कि भाई मेरे, हम इससे ज्यादा आपकी मदद नहीं कर सकते, हमें माफ कर देना। और ये कह करके उसने बोतल में समुंदर में, ये वही बात हुई ना कि अबाबिल जो है पत्थर लेकर के जब चली तो लोगों ने कहा कि तुम्हारे पत्थर से क्या शैतान मर जाएगा, लेकिन अबाबिल ने तो अपना काम कर दिया। ये अल्लाह की रजा है, ये अल्लाह की मदद है। अल्लाह चाहे तो दुनिया को बदल सकता है, लेकिन दुनिया को जिस तरह से चलाना है अल्लाह वैसे ही चलाते हैं। ये बात अरब को भी सोचना चाहिए। कोई अरब कंट्री, कोई अरब देश बोलने को तैयार नहीं है। पूरे अवाम, अरब की अवाम, जॉर्डन की अवाम, मिस्र की, इजिप्ट की अवाम, ये कौन लिखा बोतल के ऊपर? किसने कहा कि मेरे भाई मुझे माफ कर देना, हम लोग इससे ज्यादा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहे? ये बेबसी, ये लाचारी, ये मासूमियत, इसको क्या वहां के बादशाह नहीं देख रहे? इजिप्ट के राजा नहीं देख रहे इस बात को? क्या उनके दिल में इस तरह की मासूमियत, इस तरह की अपील नहीं जग रही है? कितने दिन और जिंदा रहेंगे? क्या कर लेगा इजराइल उनका? क्या कर लेगा अमेरिका उनका? कितने दिन और बादशाह बने रहेंगे? कितने दिन और जिंदा रहेंगे? क्या इनको इतना जिंदगी से प्यार है? मौत से डर रही है लोग, परेशानी से डर रही है लोग। ये लोग आज अरब गुलामी की जिंदगी जी रहा है। सारी दौलत है, दुनिया की सारी दौलत उनके पास, लेकिन गुलाम जैसी जिंदगी बन रहा है। जो केचुआ पैदा हो गया ना मुमताज भाई, पूरी जिंदगी केचुआ ही रहेगा, वो कभी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ने उसको ऋण दिया ही नहीं। ये उसकी, भले वो सोने के जहाज से चल रहा है, सोने के बिस्तर पे सो रहा है, सोने की थाली में खा रहा है, लेकिन वो एक रेंगता हुआ जानवर है जिसको अल्लाह ने खड़े होने की सलाहियत नहीं दी। ये अल्लाह की बद्दुआ है, ये अल्लाह की उनके ऊपर लानत है कि उन्होंने खड़े हो के, जिंदा हो के भी मुर्दा दिख रहे, और उनको खड़े होने की सलाहियत नहीं अल्लाह ने दिया, और वो कीड़े की तरह रेंग रहे, और रेंगते रेंगते अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे, अपनी दौलत को बचाने की भीख मांग रहे। एक तरफ उनका पड़ोसी भूख से मर रहा है, लोग दवाइयों से मर रहे, माए जो है चांद को, बच्चों को चांद दिखा रही कि देखो अल्लाह तुम्हारे लिए रोटी बना रहा है। इस हालात में जहां 62,000 लोग मार दिए गए, और वहां पे अगल बगल के लोग इतनी आराम से कैसे नींद आ रही है उनको? कैसे सो रहे इतनी आराम से? क्या उन्हें उठ के नहीं खड़ा होना चाहिए? क्या वो इस्लामी, अच्छा हम अरब के बारे में जब कहते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि आप क्यों? हम इसलिए कहते हैं कि वो अरब इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर अपने को कहते हैं। ओआईसी के चेयरमैन है, वो अध्यक्ष है ओआईसी की, इस्लामिक वर्ल्ड के अध्यक्ष बोलते हैं अपने आप को। इसलिए हम कहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है। नहीं तो छोड़ दो। ईरान तो कभी नहीं कहा कि हमको इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बना दो। टर्की कह रहा है, जो जिसके अंदर सलाहियत नहीं है वो लीडर बनना चाह रहा है, और जिसके अंदर सलाहियत है वो कुछ नहीं बोल रहा है। वो सबको मिला जुला करके, जिस तरह से एक मुर्गी अपने सारे अंडों को मिला करके उसमें से बच्चा जन्माती है, आज खामेनी साहब पूरे अरब वर्ल्ड को इकट्ठा करके ओआईसी के बास्केट में बैठाले हुए हैं, और इतने सीनियर है कि वो उनके सामने ये लोग बोल नहीं पा रहे, नहीं तो ये आपस में ही लड़ जाते, आपस में ही एक दूसरे पर हमला कर देते। यही तो चाहता था ईरान, अमेरिका चाह रहा है, जा करके तिस्तानी साहब से कहा कि वहां इराक में आप फतवा जारी कर दीजिए। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम बिल्कुल फतवा जारी नहीं करेंगे। और ईरान कैसे ईरान खड़ा हो गया? उसी अरब के अगल बगल के रहने वाले लोग कैसे 40 साल से अमेरिका से लड़ रहा है, और वो खड़ा हो गया। और ये लोग उनकी गुलामी में मस्त है, इनको लगता है कि हमारा राजशाही चला जाएगा। इनको अपनी चीजों को बचाने में इतना डर लग रहा है। इतना डर डर के जिंदगी जीने से क्या फायदा है? जी मुमताज भाई।